So, hello eagers, welcome to this beautiful सा channel Simplified Skills and दोस्तों या स्टूडेंट्स आपके लिए एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। बायो की फैकल्टी मिल चुका है या शायद मिल चुकी है। हाँ, एक आपको मैम पढ़ाएंगी और वो काफ़ी मेरे हिसाब से तो आपको काफ़ी अच्छा पढ़ाएंगी। शी इज़ अ वेरी गुड स्टूडेंट, ऑल्सो अ वेरी गुड टीचर। लाइक शी इज़ लाइक शी वाज एन ओलंपियन, लाइक वो पहले ओलंपियन रह चुकी हैं। सो या शी इज़ गोइंग टू टीच यू एंड मुझे बताना कमेंट्स में कि आपको कैसा लगा पढ़ के। एंड देखते हैं आपकी जर्नी कैसी जाती है। ओलंपियाड लेवल पे होगा कंटेंट, आप कैसी बुक्स हैं, क्या कंटेंट होने वाला है वो तो आपको मैम ही बताएंगी, क्योंकि मेरी बायोलॉजी में कोई खास अच्छी एक्सपर्टीज है नहीं। सो आई एम आउट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जर्नी ऑफ बायोलॉजी। ओके सो हेलो स्टूडेंट्स, और मैं आपकी बायोलॉजी फैकल्टी हूँ। आज से हम साथ में बायो पढ़ेंगे और बायो को जानेंगे, पहचानेंगे। और आपने बहुत लोगों से सुना होगा कि बायो बहुत बोरिंग होती है, लेकिन नहीं यार, बायो बहुत इंटरेस्टिंग है। हम पढ़ेंगे तो हमें धीरे धीरे समझ आएगा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे। ओके, एक मिनट। ठीक है, तो व्हाट इज़ बायोलॉजी? हम बायोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं तो हम सबसे पहले यही जान लेते हैं कि बायोलॉजी होती क्या है। तो बायोलॉजी हम एक सब्जेक्ट है जो हम पढ़ते हैं। ठीक है, हाँ सही बात है। ठीक है, अब एक सिंपल सी डेफिनेशन बताऊँ तो द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ, कि जो भी हम साइंटिफिक स्टडी करते हैं लाइफ की, वो बायोलॉजी होती है। बट अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ कि लाइफ क्या होती है, तो उसको मतलब इतना कोई एक्सप्लेन कर नहीं सकता। ये जो डेफिनेशन मैं आपको बता रही हूँ ये कैम्बेल की है, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। आप ये भी कह सकते हो साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, अगर आप चाहो तो, क्योंकि लाइफ को आप एक्सप्लेन ऐसे ईजिली नहीं कर सकते। ठीक है, अब क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि लाइफ जो है ना, वो बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल सा टॉपिक है यार। देखो, आप अपने आसपास ट्रीज़ को देख रहे हो। अगर आप कहो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना, जिनके पास लाइफ होती है, वो मूव करते हैं, तो आप ट्रीज़ को देख लो। अगर आप कहो उनके पास सेल होता है, जो सबसे बेसिक चीज़ है, लेकिन वायरस के पास नहीं है ना, तो इसलिए हम इसको इतना डिस्क्राइब नहीं करते। तो हम देखते हैं व्हाट इज़ बायोलॉजी। ओके, तो 10 राइटिंग इग्नोर करना। साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। ठीक है, अब अगर आप चाहो ना तो यहाँ पे लाइफ की जगह, क्योंकि ये कंट्रोवर्शियल सा टॉपिक है, तो आप कह दो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म। यार मेनली हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में तो पढ़ते हैं ना, उनकी हर चीज़ पढ़ते हैं। हमारी बहुत सारी आप यूनिट्स भी देखोगे आएंगे आगे, तो उसमें हम ना ह्यूमंस के सारे सिस्टम्स के बारे में पढ़ते हैं, जो बेसिकली डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम्स। तो ये सब हम देखेंगे आगे। ठीक है, अब हम जब बायोलॉजी पढ़ते हैं ना, तो आपको दिखेगा कि उसमें, चलो पहले मैं कुछ बता देती हूँ आपको, कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइफ एक एक्सप्लेन करने का ट्राई करती हूँ। देखो, हम लाइफ को की कुछ प्रॉपर्टीज़ तो एक्सप्लेन कर सकते हैं ना। लाइक अगर आप कहो कि मूविंग है, तो वो मतलब अगर आप कहो मूविंग है तो वो ट्री मूव नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो आप एकदम अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि व्हाट इज़ लाइफ, लेकिन आप कुछ प्रॉपर्टीज़ तो बता सकते हो यार कि हाँ, लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होता है। ग्रोथ होती है बेटा, तो एक होता है हमारा, हम ऑर्डर देखते हैं। ये तो हम मतलब आप बेसिक चीज़ें कहते हो ना, ग्रोथ होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं। हम यहाँ पे लाइफ की जगह हम लिविंग ऑर्गेनिज्म लिख लेते हैं। ठीक है, वो बेटर रहेगा थोड़ा, क्योंकि हम लाइफ को यार ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते। सो प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिविंग, शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, देख लेना आप, ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एक होता है हमारा ऑर्डर। अब लाइक आपने ना बहुत सारे अपने अराउंड बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी जो लिविंग्स होती है, जैसे आपको पता होगा फ्लावर्स, ट्रीज़, हाँ ये सब लिविंग हैं। तो अगर आप कभी फ्लावर को देखो, मान लो हम एग्जांपल लेते हैं, आप सनफ्लावर को देखो भाई, उसकी सीड्स किस तरह से ऑर्गेनाइज रहती हैं, उसकी पेटल्स, उसकी सेपल्स, वो जिस तरह से वो ऑर्गेनाइज होता है ना, आप उसका ऑर्डर देखना कभी तो। हाँ, बहुत कॉम्प्लेक्स सा होता है हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। ठीक है, एक ऑर्डर हो गया, एक हम कहते हैं रेगुलेशन। अब यार देखो, हमें ना एक एग्जांपल लेते हैं जैक रैबिट का, ये हम ले रहे हैं एग्जांपल। ठीक है, ये तो हमारा एग्जांपल हो गया। इधर हमने क्या लिया था, हमने लिया था सनफ्लावर का, कि हाँ यार उसका ऑर्डर देखो कि वो किस तरह से उसमें चीज़ें ऑर्गेनाइज है। उसकी सीड्स देखी कभी, कैसे बीच में ना वो बहुत सारी सीड्स होती हैं, किस तरह से वो ऑर्गेनाइज है। या मतलब अमेजिंग है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिस तरह से इतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ें आप देख पा रहे हो।
अच्छा हाँ, हम ना मॉर्फोलॉजी, हम सिर्फ जो बाहर के उनके स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं वो देख सकते हैं एनाटॉमिकली, यानी कि अंदर जो उनकी चीज़ें हैं वो तो और इंटरेस्टिंग है। बट अगर आप बाहर से देखना चाहो, जिस हिसाब से उनका ऑर्डर है, जिस हिसाब से वो ऑर्गेनाइज हो रखी है, बहुत अमेजिंग है भाई। तो आप एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की, इसे हम मे बी प्रॉपर्टी तो नहीं ही कहेंगे, क्योंकि ना प्रॉपर्टी कह सकते हो, लाइक सनफ्लावर को देखो किस तरह से ऑर्डर में है उसका, उसके स्ट्रक्चर्स के हिसाब से उसका फंक्शन होता है। अब आपने बहुत बातें सुनी होगी ना कि जो सनफ्लावर होता है हमेशा सन की तरफ अपना फेस रखता है। इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। अब लाइक ऑर्डर आप ये भी कह सकते हो, स्ट्रक्चर्स आ गए, उसमें फंक्शंस आ गए, कि जो फंक्शंस होते हैं ना वो कभी कभार स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करते हैं। आप कभी देखोगे नर्वस टिश्यू होता है, नर्वस टिश्यू की जो नर्वस सेल से बना होता है, तो वो जो सेल्स होते हैं ना वो आपके एपिथेलियल सेल से बहुत अलग होंगे। तो जिस हिसाब से सबका ऑर्डर होगा उस हिसाब से सबके फंक्शंस भी होंगे। तो ये ऑर्डर इज़ अ गुड थिंग। ओके, रेगुलेशन हम देखते हैं कि जैक रैबिट में, हम एक एग्जांपल में देखते हैं। अब देखो रेगुलेशन जैक रैबिट आप एक बार गूगल पे देखना, उसके कान ना यार बहुत बड़े बड़े होते हैं, सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है उसके कानों का। तो जब भी हॉट वेदर होता है ना तो उसके जो ईयर्स होते, उसकी बॉडी, मतलब हॉट वेदर में आपकी भी बॉडी, पता आपकी बॉडी तो इवपोरेट, मतलब इन द सेंस क्या कहूँ मैं, स्वेट करती है, तो वो इवोपोरेट होता है तो कूलिंग मिलती है आपकी बॉडी को। बट अगर हम देखें जैक रैबिट को, तो उसके पास ना ईयर्स होते हैं जिनका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है, और उन ईयर्स में ना जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। तो अगर आप जैक रैबिट को देखो कि वो कैसे अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करता है, हमने तो भाई स्वेट से कर लिया, लेकिन वो क्या करता है ना अपने ईयर्स की हेल्प से करता है। अब उसके ईयर्स में क्या होता है कि बहुत, मतलब ब्लड वेसल्स बहुत ज़्यादा होती हैं, बहुत ज़्यादा। तो मैं आपको बताती हूँ, जब ना हॉट हो जाता है मतलब वेदर आसपास का, तो जब उसे गर्मी लगती है या फिर मान लो हॉट वेदर होता है, तो क्या होता है उसकी जो ईयर्स होते हैं ना वो एक्सपेंड हो जाते हैं। और वैसे मैंने आपको बताया ब्लड वेसल्स तो बहुत सारी हैं, तो वो ना वेजोडायलेट जाते हैं। वेजोडायलेट मतलब जैसे एक होता है वैजो कॉन्स्ट्रिक्शन, उसमें सिकुड़ जाती हैं। वेजोडाइलेट मतलब थोड़ी सी ये कहो कि फैल जाती हैं, तो ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा। ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा तो हीट जो होती है ना वो एस्केप हो जाएगी और उसकी बॉडी को ठंडक मिलेगी, ठीक है। अगर हम कोल्ड वेदर में देखें तो कोल्ड वेदर में क्या होता है, जैक रैबिट अपने पहली बात तो एयर से एक्सपेंड नहीं करता, और ऊपर से ना ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट कर लेता है, जिस वजह से ब्लड फ्लो कम हो जाएगा और हमारी हीट एस्केप नहीं हो पाएगी, तो वो कोल्ड वेदर में अपनी बॉडी को गर्म रख पाएगा, ठीक है। ये हमने कुछ देखा कि हाँ लाइफ यार कैसे चल रही है, कोई बंदा रेगुलेट कर रहा है, आप किसी चीज़ के ऑर्डर देखो कैसे स्ट्रक्चर और फंक्शन रिलेट करते हैं, कैसे किसी चीज़ का फंक्शन उसके स्ट्रक्चर पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो अब हम, आप जैसे एक रेड ब्लड सेल भी ले सकते हो, ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर में, तो मतलब नहीं ऑर्डर में, जैसे रेड ब्लड सेल होता है उसका स्ट्रक्चर देखो आप, आपने कभी पढ़ा होगा ना, वो कॉनकेव सी शेप होती है उसकी, तो मतलब उसका जो फंक्शन है उस हिसाब से उसका स्ट्रक्चर होता है। हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म से बहुत वेल ऑर्डर्ड थिंग्स हैं, ठीक है। लाइक अब हम 5 यूनिफाइंग थिंग्स पढ़ेंगे। आपने सुना ही है कि बायो में ना क्या होता है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, हर रोज़ नई नई रिसर्च हो रही हैं, हर रोज़ नई नई इन्फॉर्मेशन आ रही हैं। तो अब आप सारी इन्फॉर्मेशन को यार कैसे पढ़ोगे साथ में। तो अगर आपको मतलब बायो बहुत अच्छे से समझनी है, बहुत अच्छे से पढ़नी है ना, तो कुछ हमारे पास थीम्स हैं, यूनिफाइंग थीम्स, मतलब अगर इनको आप जोड़ोगे साथ में पढ़ोगे तो आप बायो को बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो यार। हमने कुछ कैटेगरी, मान लो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। तो पहला जो 5 यूनिफाइंग थीम है हमारी है ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन में आप ये देख सकते हो कि हमारी बॉडी कैसे ऑर्गेनाइज हो रखी है, किस तरह से हमारे अंदर से देखो सेल्स होते हैं, ठीक है, उनसे टिश्यूज़ बनते हैं, सेल्स के ग्रुप से टिश्यूज़ बनते हैं, टिश्यूज़ के ग्रुप से ऑर्गन्स बनते हैं। तो हमारी बॉडी यार देखो कितनी अच्छे से, मतलब कैसे उसका ऑर्गेनाइजेशन है, ये देखो सेल्स से टिश्यूज़ बनते हैं, टिश्यूज़ से ऑर्गन्स बनते हैं, हमारी पूरी बॉडी में ये सब है। ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है और हमारी बॉडी फिर अच्छे से वर्क करती है। तो पहले हमारी यूनिफाइंग थीम हो गई ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। मैं ना ये रब कर देती हूँ में भी। ऑर्गेनाइजम में ये देख लो कि हमारी बॉडी किस तरह से ऑर्गेनाइज है, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है भाई। तो हर चीज़, मतलब
बेसिक सबसे चीज़ देखो कि कैसे ऑर्गेनाइज हो रखी है हमारी बॉडी। हमारी बॉडी में सेल्स होते हैं, हमारी बॉडी में टिश्यूज़ होते हैं, हमारी बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं, हमारी बॉडी में ऑर्गन सिस्टम होते हैं जो कि साथ मिलकर कोई काम कर रहे हैं। अब हमारी अगली यूनिफाइंग थीम है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन में ना हम पढ़ते हैं मतलब ह्यूमन बॉडी की बेसिक इन्फॉर्मेशन से मान लो, जैसे हम पढ़ते हैं जेनेटिक मटेरियल के बारे में। अब जेनेटिक मटेरियल क्या है? आपकी बॉडी में डीएनए होता है, आप सबको पता होगा। अब मान लो जैसे ना वो डीएनए क्या करता है, हेल्प करता है, आपके पेरेंट्स की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आप में आती है। अब कभी कभार आप देखते होगे आपकी जो फेशियल फीचर्स वगैरह है या फिर आपका कलर या फिर आपकी हाइट आपके पेरेंट्स से मैच कर रही होती है। तो वो क्यों कर रही होती है? क्योंकि जो डीएनए होता है ना वो इन्फॉर्मेशन आपके पेरेंट्स से आप में लेके आया है। वो तो आप उन्हीं के बच्चे हैं ना, ठीक है। तीसरा है हमारे पास एनर्जी एंड ऐसे लिख देते हैं मैटर। अब एनर्जी एंड मैटर ये देखो कि एनर्जी एंड मैटर, ठीक है। आप देखोगे कि हमारे इन्वायरमेंट में ना, जैसे प्लांट का एग्जांपल लेते हैं तो प्लांट जो है वो सनलाइट को ट्रैप करते हैं। सनलाइट से जो उनको एनर्जी मिलती है वो उनको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यस, हमें देखने को मिलता है कि हाँ एनर्जी कन्वर्ट हो रही है मैटर में, मैटर से वो एनर्जी में फिर आ रहा है। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, ये हम आगे पढ़ेंगे। अगला हमारे पास है इंटरेक्शंस। इंटरेक्शंस तो हम बहुत पढ़ने वाले हैं अभी भी, हर जगह देखोगे इंटरेक्शन है। इंटरेक्शन के बिना भाई हम ही नहीं है तो। और अगला हमारे पास इवोल्यूशन। इवोल्यूशन तो आपको पता ही है ना, सब कहते हैं इवोल्यूशन। तो बच्चों को ही पूछ लोगे ना कि हाँ सबसे पहले मतलब हमारे पूर्वज क्या थे, तो वो क्या कहेंगे, बंदर थे। तो हाँ यस, हम बंदर से इवॉल्व होकर हम ह्यूमंस बने हैं। तो हमारी कुछ 5 यूनिफाइंग थीम्स हो गई, अब आप देख सकते हो। ऑर्गेनाइजेशन, इंफॉर्मेशन, एनर्जी, मैटर, इंटरेक्शन और इवोल्यूशन। ये सब आपको हेल्प करती है बायो को अच्छे से पढ़ने में और बायो को जानने में कि बायो है क्या है लिटरली। अब हम देखेंगे लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये ना आप कैम्पबेल में अगर देखोगे तो उसमें 10 कुछ हमें लेवल्स दे रखे हैं और वो बायोस्फीयर से स्टार्ट है मॉलिक्यूल्स तक। बट बायोस्फीयर से मॉलिक्यूल्स में आना ना थोड़ी कन्फ्यूजन होती है, तो हम मॉलिक्यूल्स से बायोस्फीयर तक जाएंगे, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे। उन लोगों ने डिसेंडिंग ऑर्डर में दे रखा है। तो हम सबसे पहले देखते हैं, मैं लिख कैम्पबेल के हिसाब से ही देती हूँ। पहला है हमारे पास बायोस्फीयर, फिर इकोसिस्टम, ठीक है, फिर है हमारे पास कम्युनिटी, फोर्थ है हमारे पास पॉपुलेशन। अरे भाई राइटिंग बहुत गंदी आ रही है यार, कोई नहीं चलो चलता है इतना। फिर है हमारे पास ऑर्गेनिज्म, फिर ऑर्गन, देन टिश्यू, देन सेल, नाइन्थ ऑर्गेनल और 10th है टिश्यू। ओ सॉरी, टिश्यू नहीं है, सॉरी सॉरी सॉरी, मॉलिक्यूल होता है वो। तो ये हो गए हमारे लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब हम देखेंगे, देखो क्या होता है जब मॉलिक्यूल्स इंटरेक्ट करते हैं तो क्या बनता है, ऑर्गेनल बनता है, ठीक है। ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो साथ में फंक्शंस करते हैं, साथ में इंटरेक्ट करते हैं, फिजिकली और केमिकली वो इंटरेक्ट करते हैं, तब सेल बनता है। सेल से क्या बनता है, टिश्यू बनता है। जब सेल्स, बहुत सारे सेल्स का जो ग्रुप होता है ना, जब वो एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करता है तो क्या बनता है, टिश्यू बनता है। और ऑर्गेनाइजेशन से सेल बनता है, ठीक है। ऐसे से हमारा चल रहा है। टिश्यूज़, जब टिश्यूज़ ना एक स्पेसिफिक प्रपोर्शन में मिलते हैं और एक, जैसे मान लो हमने देखा कि एक हर्ट है हमारा, तो हर्ट में ना ये नहीं है कि सिर्फ एक ही टिश्यू होगा। हर्ट में हमारे पास 4 टिश्यूज़ होते हैं। टिश्यूज़ वैसे हमारे पास 4 टाइप्स के होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे, बट मैं आपको ऐसे बता देती हूँ। जो टिश्यू होते हैं हमारे पास 4 टाइप्स के हैं और वो सारे के सारे टाइप्स एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस, ये चारों हमें एक ऑर्गन में देखने को मिलेंगे। बस फ़र्क इतना होगा कि उनका प्रपोर्शन अलग अलग होगा। डेट्स वाई हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, ठीक है। तो टिश्यू से बनेगा ऑर्गन, देन ऑर्गन जब
अब देखो ऑर्गन से ऑर्गेनिज्म कैसे बन रहा है। ऑर्गन जब साथ में मिलकर काम करते हैं ना, वो भी फिजिकली देखो कनेक्टेड होते हैं। जैसे आपका स्टमक है एक ऑर्गन है, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन एक ऑर्गन है, वो फिजिकली कनेक्टेड है। हाँ है, बिल्कुल है। और केमिकली वो कैसे इंटरेक्ट करते हैं, जब ऑर्गन्स फिजिकली और केमिकली इंटरेक्ट करते हैं तब ऑर्गन सिस्टम बनता है, और ऑर्गन सिस्टम ही हमारा ऑर्गेनिज्म बनाता है, ठीक है। तो फिजिकली कनेक्टेड तो है वो, अब केमिकली कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। अब देखो जो स्टमक है वो ऐसा एंजाइम रिलीज कर रहा है जो डाइजेशन में हेल्प कर रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन भी ऐसा एंजाइम रिलीज कर रहा है जो डाइजेशन में हेल्प करता है। तो दोनों कुछ ना कुछ तो मतलब सेम फंक्शन कर रहे हैं ना। डेट्स वाई हमारा ये पूरा देखो, हमारा माउथ, हमारा ईसोफेगस, हमारा स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सब कनेक्टेड हैं और ये सब मिलके बनाते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। और बहुत सारे सिस्टम्स जब मिलते हैं ना तो वो एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, ठीक है। अब देखो ऑर्गेनिज्म तो हम बेसिकली हर जगह पढ़ते ही हैं। अब ये चार चीज़ें जो एक्स्ट्रा हमें पता चली हैं वो हम देखेंगे। पॉपुलेशन, जब बहुत सारे इन द सेंस एक स्पीशीज़ है, मान लो एक पॉपुलेशन, अच्छा हम इन चारों को ऊपर से पढ़ते हैं। बायोस्फीयर हुआ, बायोस्फीयर मतलब जितनी भी लाइफ अर्थ पे एग्जिस्ट करती है, पूरी अर्थ पे जितनी भी लाइफ एग्जिस्ट करती है, और वो जहाँ जहाँ रह रही है, मतलब लाइक हम हैं, हम लैंड पे रह रहे हैं, वाटर बॉडीज़ पे रह रही हैं, तो ये सब कुछ सारी की सारी लाइफ, लैंड, वाटर बॉडीज़, एटमॉस्फेयर, ये सब भाई बायोस्फीयर में आ गया, ठीक है। अब हम देखेंगे इकोसिस्टम क्या है। इकोसिस्टम ना एक पर्टिकुलर, आप मान लो इकोसिस्टम हम उस जगह को कह देते हैं जहाँ पे जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो रह रही हैं, मतलब हाँ ऑफ कोर्स रहेंगी, और नॉन लिविंग थिंग्स के साथ इंटरेक्ट कर रही हैं। जैसे हम भी जिस जगह पे रहते हैं, एक इकोसिस्टम मान लो, आप एक्वेरियम को मान लो, एक फिश वहाँ पे रह रही है, वो वहाँ पे नॉन लिविंग थिंग्स के साथ इंटरेक्ट कर रही है। पानी के बिना वो रह सकती है, नहीं रह सकती। पानी से इंटरेक्ट कर रही है, उसको ऑक्सीजन मिल रहा है, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ इंटरेक्ट कर ही रही है। और और ये ज़रूरी नहीं कि नॉन लिविंग थिंग्स के साथ ही इंटरेक्ट करें, लिविंग थिंग्स में भी इंटरेक्शंस होता है। जैसे आप देखोगे ना, एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है, उसमें क्या होता है, एल्गे और लाइकन एक दूसरे को, मतलब दोनों को बेनिफिट होता है, एक दूसरे के साथ वो रहते हैं, दोनों को बेनिफिट होता है, दोनों से एक साथ इंटरेक्शंस करते हैं। और वही हमारा यार एक तरह से इकोसिस्टम में आता है। इकोसिस्टम एक बार फिर से एक्सप्लेन करती हूँ, ऑल लिविंग थिंग्स जो कि नॉन लिविंग थिंग्स के साथ इंटरेक्ट कर रही हैं वो इकोसिस्टम में आ जाती हैं। अब सम ऑफ इकोसिस्टम क्या होता है, बायोस्फीयर। जितने भी इकोसिस्टम है ना अर्थ पे, उन सबको मिलाकर हमारा बायोस्फीयर बनता है। इकोसिस्टम में क्या होता है, अब अलग अलग स्पीशीज़ रहती हैं, जैसे आप भी रह रहे हो और एनिमल्स भी हैं, ट्रीज़ भी हैं, तो उन सब के ग्रुप को हम कह देते हैं कम्युनिटी, ठीक है। और पॉपुलेशन क्या होता है, पॉपुलेशन एक स्पीशीज़, जैसे हमारी स्पीशीज़ रह रही है तो ह्यूमन वाली पॉपुलेशन हो गई, एनिमल्स की पॉपुलेशन हो गई, ट्रीज़ की पॉपुलेशन हो गई, और उस स्पीशीज़ के एक इंडिविजुअल को, मतलब आपको भी ऑर्गेनिज्म कहेंगे, आपके भाई भी एक ऑर्गेनिज्म है, और उन दोनों को मिला के क्या बन रहा है, पॉपुलेशन बन रही है। पॉपुलेशन जब एनिमल्स की पॉपुलेशन, ह्यूमंस की पॉपुलेशन जब मिल रही है तो वो एक कम्युनिटी बना रहे हैं। कम्युनिटी जब नॉन लिविंग थिंग्स के साथ इंटरेक्ट कर रही है तो वो इकोसिस्टम बना रही है, और सारे के सारे जितने भी इकोसिस्टम अर्थ पे प्रेजेंट हैं उन सब से मिलकर बायोस्फीयर बनता है। अब देखो इकोसिस्टम हमारा भाई वाटर में भी हो सकता है, लैंड पे भी होता है, एटमॉस्फेयर में भी होता है, इसलिए उन सबको मिला के हमारा बायोस्फीयर बनता है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। अब हम आते हैं एमर्जेंट प्रॉपर्टीज़ पे। बायो में ना एमर्जेंट प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सोचो कि अब आप देखो जो टिश्यूज़ होते हैं वो भी तो भाई ग्रुप ऑफ सेल्स ही हैं, कुछ और थोड़ी है तो ग्रुप ऑफ सेल्स ही, लेकिन उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है ना वो बहुत डिफरेंट होती हैं सेल, मतलब उनका जो फंक्शन होता है वो बहुत डिफरेंट होता है सेल से मिलके आपके टिश्यूज़ बनते हैं। जो टिश्यूज़ की जो प्रॉपर्टी हर लेवल पे, जैसे देखो सेल्स मिले, उन्होंने टिश्यूज़ बनाए, तो ये एक लेवल बढ़ा ना, और इस लेवल पे एक प्रॉपर्टी एमर्ज हुई। वो प्रॉपर्टी हमें टिश्यूज़ में देखने को मिलेगी लेकिन सेल में देखने को नहीं मिलेगी। फिर टिश्यूज़ से क्या बनता है, ऑर्गन बनता है। अब देखो ऑर्गन क्या होता है, ऑर्गन हमारा हार्ट है, जैसे मान लो हार्ट ब्लड पंप कर रहा है, अब क्या उसका फंक्शन कोई टिश्यू कर सकता है, क्या कनेक्टिव टिश्यू पंप ब्लड पंप कर सकता है, नहीं ना। तो हर एक लेवल पे एक नई प्रॉपर्टी एमर्ज हो रही है, और इसलिए हम इसे एमर्जेंट प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। ऑर्गन क्या बनाएगा, ऑर्गन सिस्टम बेसिकली, ठीक है। तो हर लेवल पे बस एमर्जेंट प्रॉपर्टीज मतलब इतना है कि हर लेवल पे एक ही प्रॉपर्टी एमर्ज होती है। आप खुद ही देख भी सकते हो, एक सिंगल सेल के पास, या एक सिंगल सेल वो फंक्शन नहीं कर सकता यार जो टिश्यू कर सकता है। टिश्यूज़ लेकिन फिर भी क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स ही हैं, लेकिन एक लेवल बढ़ा ना तो प्रॉपर्टी भी एमर्ज हुई, ठीक है। हमारा एमर्जेंट प्रॉपर्टीज़
देन वी हैव रिडक्शनिज्म। रिडक्शनिज्म देखो क्या होता है, अगर आप एक तरह से बायो को पढ़ने का तरीका है जो कि हम पहले यूज़ करते थे, बट हम पता लगा कि इतना इफेक्टिव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि रिडक्शनिज्म में ना आप पढ़ोगे, आप मतलब लिविंग थिंग्स को छोटी छोटी चीज़ों में बांट लोगे। आप सेल्स के बारे में पढ़ोगे, आप प्रोटीन्स के बारे में पढ़ोगे, आप उनके डीएनए के बारे में पढ़ोगे। लेकिन क्या ये सब पढ़कर आप बता दोगे कि ह्यूमन मतलब और ह्यूमन ही नहीं, कोई भी किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में बता दो क्या कि वो कैसे काम कर रहा है? जैसे मान लो आपने उनके प्रोटीन्स के बारे में पढ़ लिया, आपने सेल्स के बारे में पढ़ लिया, आपने डीएनए के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। और एक होता है हमारे पास न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ लिया। तो ये सब आप सेल्स के बारे में पढ़ लोगे तो आप ये बता सकते हो कि टिश्यूज़ जो होते हैं वो क्या फंक्शन। 1 मिनट, लाइक देखो मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। सेल्स, प्रोटीन्स, डीएनए, न्यूरॉन्स। रिडक्शनिज्म में क्या होता है कि आप ना पार्ट्स पढ़ना स्टार्ट कर देते हो। आप ये अच्छा, अगर आप सेल्स, मैं आपको सेल्स का फंक्शन बता दूँ कि यार ये वाला सेल ना ये काम कर रहा है। एक सेल है वो मतलब नॉर्मल लिविंग थिंग्स मतलब एनर्जी मतलब रेस्पिरेशन कर रहा है, ठीक है। और नॉर्मल आप मान लो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ले लो, वो अपने काम कर रहा है, ठीक है। हमारा एपिथेलियल सेल ले लो, वो एपिथेलियल सेल लिया आपने, आपने एपिथेलियल टिश्यू लिया। आप क्या बता सकते हो कि एपिथेलियल सेल को पढ़ के एपिथेलियल टिश्यू का फंक्शन बता सकते हो? आप एपिथेलियल टिश्यूज़ को पढ़कर, कनेक्टिव टिश्यू को पढ़कर, नर्वस टिश्यू को पढ़कर और मस्कुलर टिश्यू को पढ़ के क्या आप ये जा पता भी कर सकते हो कि हार्ट यार क्या फंक्शन करेगा? अच्छा आप देखो, रिडक्शनिज्म में कहीं ना कहीं हम पढ़ते हैं बट हम एमर्जेंट प्रॉपर्टीज़ पढ़ना भूल जाते हैं। हम हर फंक्शन को पढ़ते हैं, हम सेल्स के बारे में पढ़ते हैं, हम टिश्यूज़ के बारे में पढ़ते हैं, हम छोटी छोटी चीज़ों को पढ़ते हैं, प्रोटीन्स को पढ़ते हैं, डीएनए को पढ़ते हैं, न्यूरॉन्स को करते हैं। लेकिन ये आपस में एक साथ कैसे काम करते हैं हम वो नहीं पढ़ते। और इसलिए ना रिडक्शन इतना इफेक्टिव वे नहीं है किसी ऑर्गेनिज्म को पढ़ने का, बायो को पढ़ने का इतना इफेक्टिव वे नहीं है। क्योंकि यार आप छोटी छोटी चीज़ें तो पढ़ लोगे, बट बायो में क्या है इंपॉर्टेंट? इंटरेक्शन इंपॉर्टेंट है ना, मैंने आपको 5 यूनिफाइंग थीम्स से बताई थी और मैंने कहा था इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, हम पढ़ेंगे भी। तो यस, आप छोटी छोटी चीज़ों के बारे में तो जान लोगे, लेकिन आप उनके इंट्रैक्शंस नहीं पढ़ोगे कि वो कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं साथ में। एक हमने प्रोटीन बोला कि एक मान लो ए प्रोटीन है, एक बी प्रोटीन है, आपने उन दोनों के बारे में तो पढ़ लिया, लेकिन वो साथ मिलकर क्या काम कर रहे हैं, कैसे उनकी हेल्प से हमारा कुछ फंक्शन हो रहा है, आप ये नहीं पढ़ रहे हो। तो क्या वो इफेक्टिव वे है बायो को पढ़ने का? नहीं है। आपने सेल्स के बारे में पढ़ लिया सब कुछ कि हाँ सेल्स में ऑर्गेनल होते हैं, सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर ऑफ द सेल। तो आप क्या बता दो कि जिस सेल से जो ग्रुप बनेगा उसको टिश्यू कहेंगे, तो वो टिश्यू क्या फंक्शन करेगा? अरे यार इंटरेक्शंस नहीं पता लग पाती हैं हमें रिडक्शनिज्म में। इसलिए हमारे पास एक नया टर्म आया सिस्टम बायोलॉजी, जो कि बहुत बढ़िया है। अब रिडक्शनिज्म देखा हमने, अब हम सिस्टम बायोलॉजी देखते हैं। सिस्टम बायोलॉजी में क्या होता है ना यार, हम सब पे ध्यान देते हैं, हम इंटरेक्शन पे ध्यान देते हैं, हमें इंटरेक्शंस पर देखते हैं हम अच्छा हाँ देखो, आप रिडक्शनिज्म की इन्फॉर्मेशन तो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन वो इतना इफेक्टिव वे क्यों नहीं है? क्योंकि हम उसमें इंटरेक्शंस नहीं देखते हैं, हम उसमें प्रॉपर्टीज़ एमर जो है वो नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन सिस्टम बायोलॉजी में हम इंटरेक्शन देखेंगे, हम इसमें एमर्जेंट प्रॉपर्टीज़ भी देखते हैं, ठीक है। और इसमें हमें इन्फॉर्मेशन तो वो तो मेन चाहिए ही होगी। तो इसमें जो हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वो हम इंफॉर्मेशन ऑफ रिडक्शनिज्म, रिडक्शन बस इसलिए इफेक्टिव नहीं है ना यार क्योंकि वो एमर्जेंट प्रॉपर्टीज़ नहीं देखता, वो इंटरेक्शन नहीं देखता। तो उसकी इन्फॉर्मेशन ऐसा नहीं कि इन्फॉर्मेशन यूजलेस, इन्फॉर्मेशन तो इंपॉर्टेंट है ही भाई, बट अगर वो इंटरेक्शन नहीं देख रहा, एमर्जेंट प्रॉपर्टीज़ नहीं देख रहा, तो वो आपको किसी ऑर्गेनिज्म के बारे में बता नहीं सकता, वो फंक्शन के बारे में नहीं बता सकता। लेकिन सिस्टम बायोलॉजी में आप सारी चीज़ें एक साथ देख रहे हो कि हाँ यार एपिथेलियल टिश्यू सारे मिलकर काम कर रहे हैं तो वो एक ऑर्गन बना रहे हैं विच इज़ हार्ट, एंड उसका फंक्शन देख सकते हो, ठीक है। लाइक देखो, अब रिडक्शनिज्म में हम एक इकोसिस्टम के एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आपने ना हर ह्यूमन का एग्जाम काम समझ लिया, तो आप ये बता नहीं पाओगे कि पूरा इकोसिस्टम कैसे फंक्शन कर रहा है, क्योंकि पूरे इकोसिस्टम में ना चीज़ें इंटरेक्ट कर रही होती हैं। हम पेड़ों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, हम नॉन लिविंग थिंग्स लाइक ऑक्सीजन के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, वाटर के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, इसलिए हम जिंदा हैं। हम सिर्फ ह्यूमन्स के बारे में पढ़ लें, पानी के बारे में पढ़ लें, तो हमें पूरा इकोसिस्टम नहीं समझ सकते हम। तो बस यही डिफरेंस है कि हम रिडक्शनिज्म में सिर्फ हम थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं,
इंटरेक्शन और इमर्जेंट प्रॉपर्टीज़ भूल जाते हैं, बट सिस्टम बायोलॉजी में वो सब साथ लेके चलते हैं, एंड दैट्स वाई दिस इज़ इफेक्टिव। ओके, सो ओके, लेक्चर यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। सो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर काफ़ी अच्छा लगा होगा और आपने काफ़ी कुछ नया सीखा होगा। इवन मैंने भी एक 11th-12th मैंने भी थोड़ी बहुत तो 11th-12th शुरुआत में मैंने पढ़ी है। 11th-12th का थोड़ा बहुत पढ़ रखा है शुरुआत का। मैंने भी इसमें आज जो पढ़ाया मैम ने, उनमें से काफ़ी चीज़ें मुझे नहीं आती थी, मैं आसपास ही था। एंड आशा करता हूँ आपने भी काफ़ी कुछ नया सीखा होगा। अगर यहाँ कोई 11th या 12th का स्टूडेंट, तो मुझे प्लीज़ बताना कमेंट में कि आपने कुछ नया सीखा कि नहीं। एंड दाद देनी पड़ेगी मैम की, मैम ने पहले दिन में काफ़ी कुछ अच्छा सिखाया है। एंड एवरीवन, गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, एंड बाय बाय। बस और कुछ नहीं कहना।